हेलो नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा। कहते हैं कब किसका कैसे चमकेगा सितारा ये कोई न जाने, लाखों आते हैं यहाँ रोज अपनी किस्मत आजमाने। वेलकम टू आवर शो, ये फिल्मी सफर नहीं आसान विद राहुल। आज के इस शो में हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है दिलीप शुक्ला जी, जो बहुत ही कमाल के राइटर डायरेक्टर हैं। उन्होंने दबंग, दबंग 2, घायल, दामनी जैसी दमदार फिल्मों को लिखा है और साथ ही अक्षय कुमार की फिल्म पुलिस फोर्स को भी इन्होंने डायरेक्ट किया था। तो चलिए बिना देर किए उनको बुलाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फिल्मी चर्चा में। हमारे शो का नाम है ये फिल्मी सफ़र नहीं आसान। इस लाइन को, इस टाइटल को आप किस तरह से जस्टिफाई करते हैं, कितने सहमत हैं ये फिल्मी सफ़र नहीं आसान? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और आपके फिल्मी चर्चा के दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये सफ़र नहीं आसान, तो सफ़र तो कोई भी आसान नहीं होता है, और लेकिन फिल्मों का सफ़र थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर सपने भी बड़े पूरे होते हैं, और बड़े सपने पूरे करने के लिए सफ़र तो कठिन तय करना होता है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये सफ़र आसान वाकई नहीं है फिल्मी दुनिया में कामयाब होने का। दूसरा सवाल मेरा ये था सर कि फिल्म इंडस्ट्री की कौन सी ऐसी अट्रैक्शन थी जो आपको खींच लाई यहाँ? देखिए क्या है, जब मैं फिल्में देखता था शुरुआत में, तो मुझे ना फिल्मों के डायलॉग ज़्यादा प्रभावित करते थे कि एक्टर ने जो बोला उस पे लोगों ने तालियां मारी, और वो लाइन जो है मुझे ज़्यादा इफ़ेक्ट पहुंचाती थी। तो मैं कह सकता हूं कि मुझे राइटिंग ने ही ज़्यादा प्रभावित किया है फिल्मों में, और इसीलिए मैं राइटर बनने ही आया मुंबई। अगला सवाल सर कि फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए फैमिली का सपोर्ट होना कितना ज़रूरी है? क्योंकि बहुत लोग घर से भाग कर आते हैं, किसी को मंजिल मिलती है, कुछ लोग बर्बाद हो जाते हैं, कुछ लोग वापस चले जाते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि परिवार की सहमति ज़रूरी होनी चाहिए किसी भी काम में, क्योंकि आपका कोई भी सपना है, कोई भी लक्ष्य है, कुछ भी आप सोच रहे हैं, अगर परिवार की सहमति है और परिवार का सपोर्ट है, तो मुझे लगता है वो काम थोड़ा आसान हो जाता है और ज़्यादा आपके अंदर विश्वास रहता है उस काम को करने का। और अगर परिवार की सहमति नहीं मिल रही है तो प्रयास करना चाहिए परिवार को सहमति लेने का परिवार से। ज़्यादा केसेस में लोग इस तरह से भाग के आना और अपने आप चले आना, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, क्योंकि इससे देखिए फैमिली के लोग तो आपका भविष्य बेहतर चाहते हैं, आपका जीवन बेहतर हो ये चाहते हैं। और हमारी लाइन थोड़ी अनिश्चित तरह से लाइन है हमारी, कि यहाँ कुछ पक्का नहीं है कितना समय लगेगा और किस पोजीशन पे आप कब पहुँचेंगे। इसलिए परिवार में आपके पेरेंट्स थोड़ा सा शंकित रहते हैं, थोड़ा सा उनको एक शंका रहती है, लेकिन परिवार की सहमति और अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद ज़रूरी है किसी भी कार्य को करने के लिए। सर, इंडस्ट्री में जो आप जिस मुकाम पे आज पहुंचे हैं, कितना आसान था, कितना मुश्किल था? अगर आपकी जर्नी को दिखाने की कोशिश अगर आप करेंगे तो। देखिए, मुश्किल तो बहुत रहा है। घायल मेरी पहली फिल्म थी, और घायल मुझे मिली है 7 सालों के संघर्ष के बाद। 7 साल मैं मुंबई में था, और इन 7 सालों में मैंने हर तरह के काम किए, और क्योंकि फिल्मी दुनिया में कहाँ से एंटर होना है इसे समझने के लिए बहुत अच्छा खासा समय लगता है। प्लस क्या है कि मैं पूरी तरह से राइटर तो बन के नहीं आया था यहाँ। राइटर तो संघर्ष ने मुझे बनाया। जब यहाँ की ज़िंदगी मैंने देखी और काफ़ी अनुभव हुए अच्छे बुरे, तो उनसे सीख करके मैं राइटर बना। तो मेरा ये भी मानना है कि कोई कार्य आपको तब करने का अवसर मिले जब उस कार्य के लिए आप परिपक्व हो चुके हैं, आप में मैच्योरिटी आ गई है, उस कार्य की आप में समझ आ गई है, तब अगर अवसर मिलेगा तो उस कार्य से आप ज़्यादा प्रभावित कर पाएंगे। तो उसके मुझे शिकायत नहीं है। 7 वर्ष मैंने यहाँ दिए, उसके बाद मुझे मौका मिला फिल्म का। लेकिन अच्छा ये रहा कि पहली फिल्म ही घायल बहुत अच्छी फिल्म मिली लिखने के लिए, और उससे संवाद मेरे सराहे गए और मेरी एक अच्छी शुरुआत हुई। तो मेरा मानना है कि अच्छी शुरुआत के लिए धैर्य होना ज़रूरी है, और ये भी समझना ज़रूरी है कि हमारे अंदर क्या क्षमताएं हैं, कितनी योग्यताएं हैं, और कार्य को करने के लिए कितनी क्षमताओं की ज़रूरत होती है। तो खूब तैयारियां होनी चाहिए किसी भी कार्य को करने की, तब वो काम मिले तो 100% सफलता मिलती है।
आपने बड़ी बड़ी फिल्में लिखी है, जैसे आपने बताया घायल, दामिनी, दबंग, दबंग 2, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में, उसके बावजूद आपने डायरेक्ट भी किया है। आपने अक्षय कुमार की फिल्म पुलिस फोर्स और भी फिल्में आपने डायरेक्ट की है। तो जब आप मुंबई पहली बार आए तो क्या सोचा था आपने कि इतने बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम करने का मौका आपको मिलेगा? पहला काम क्या था आपके? जैसे आपने बताया घायल लिखा, तो उससे पहले की शुरुआत कैसी थी? आप क्या भटकना पड़ा आपको, या कोई आपके थे यहाँ पे जो आपको मदद की है आगे बढ़ने के लिए? देखो क्या है कि मुझे ना ये बड़ी छोटी फिल्मों का तो कुछ नहीं था, बट मुझे ये था कि कुछ ऐसे काम करने हैं एज ए राइटर फिल्मों में जिससे ना मेरा नाम थोड़ा लोग जाने, क्योंकि राइटिंग बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारी फिल्में रिलीज़ होती हैं, बनती हैं, बट चंद राइटर को ही क्यों लोग जानते हैं? क्योंकि उनके काम ऐसे होते हैं जिसकी वजह से लोग उन्हें जानते हैं। तो हर किसी की ये ज़रूरत बन जाती है कि वो भीड़ में न खो जाए और बड़ा स्पेशल काम करे जिससे उसकी पहचान हो चंद अच्छे लोगों में। तो ये मेरे मन में था। तो जाहिर है उन फिल्मों से ही पहचान मिलती है जहाँ एक टीम अच्छी होती है, जहाँ पर एक्टर करेक्ट होते हैं, बनाने वाले करेक्ट होते हैं, विचार करेक्ट होता है, प्लानिंग सही होती है। तो आदमी अच्छी टीम में काम करना चाहता है। तो मेरे मन में भी था कि एक अच्छी शुरुआत के लिए अच्छी टीम का होना ज़रूरी है, अच्छे डायरेक्टर का होना ज़रूरी है, अच्छे बैनर का होना ज़रूरी है। मैं जब मुंबई आया तो किसी तरह का मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था और मैं किसी इंस्टीट्यूशन से भी नहीं आया था, सीख साख के भी नहीं आया था। मैं जस्ट पढ़ाई करके और मैं इधर आ गया था। तो जाहिर है फिल्मी लेखन से मैं वाकिफ़ नहीं था और ये बात मैं जानता था कि फ़िल्म राइटिंग मुझे नहीं आती है, क्योंकि मैं थिएटर मैंने किया था और मैंने प्लेज लिखे थे लखनऊ में और प्ले डायरेक्ट भी किए थे मैंने। उन प्ले को वहाँ जब सराहा गया और अखबारों में चर्चा हुई उन नाटकों की और मेरी, तो मुझे लगा कि फ़िल्मी दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर एज ए राइटर आप अपने काम को ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं और फिल्मों का आकर्षण बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं फ़िल्मों में लेखक बनने आया। लेकिन मुझे ये पता था कि मैं अभी फ़िल्मी राइटिंग से वाकिफ़ नहीं हूँ। फ़िल्मी राइटिंग की अपनी एक तकनीकी है, थिएटर का अलग तरीका है। तो मेरी ज़रूरत थी कि मैं फ़िल्म राइटिंग को पहले सीखूं और समझूं। लेकिन ऐसे हो नहीं पाता है कि आप यहाँ आएँ और आप किसी राइटर से मिल लें और जुड़ जाएं और कोई राइटर आपको अपने साथ बिठा ले और बोले हाँ चलो सीखना शुरू करो। तो वैसा होता नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ आने के बाद वापस यहाँ मैंने थिएटर शुरू किया और मैंने यहाँ नाटक 2-3 नाटकों का मैंने यहाँ मंचन किया, लिखा और मैंने डायरेक्ट किया। फिर धीरे धीरे कुछ फिल्मी लोगों के संपर्क में आया। लेकिन शुरुआत में मैं कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आया जो न ठीक विज़न रखते थे, न ठीक सोचते थे, न ठीक से काम करना उन्हें आता था। जोड़ तोड़ करके फिल्में बनाने वाले लोग बहुत हैं यहाँ पर कि भाई तुमने पैसा डाला तुम हीरो हो जाओ, तुमने पैसा डाला तुम विलेन हो जाओ। तो ऐसे एक ग्रुप में फंसा था मैं और उस काम से मैं जुड़ा। लेकिन उस काम को आगे जा करके मैंने उस काम से अपने आप को किनारे किया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि ये काम काफ़ी कहते हैं ना जुगाड़ू काम जैसा हो रहा है। अगर इससे मेरी शुरुआत हुई तो बड़ा मुश्किल होगा मुझे आगे आना। तो उस काम से मैंने ये सीखा कि क्या नहीं करना है मुझे। उसके बाद फिर मैंने थिएटर के साथ साथ मैंने डबिंग भी शुरू की। मैं डबिंग आर्टिस्ट बना और काफ़ी फिल्मों में डबिंग की मैंने। और उसके बाद फिर मन में ये था कि मुझे एक अच्छी टीम में काम करना है, अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करना है, जिसमें अच्छे एक्टर उनके साथ काम करना है। फिर ईश्वर ने मेरी कहते हैं ना मुराद सुनी और फिर मुझे घायल मिली, पहली फिल्म जिसमें मैंने डायलॉग लिखे। उसके लिए भी ऐसा है, राजकुमार संतोषी जी से मेरा मिलना हुआ था कुछ समय पहले, घायल मिलने से पहले। तो उन दिनों मैं सरकारी फिल्में लिखता था, शॉर्ट फिल्में लिखता था। तो मेरी एक फ़िल्म थी जिसमें मैंने सर को बुलाया था देखने के लिए और सर ने जब वो फिल्म देखी तो सर ने डायलॉग की बहुत तारीफ़ की है। उन्होंने बोला डायलॉग बहुत अच्छे लिखे तुमने। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं डायरेक्टर आने वाले कल में बनूंगा और जब मैं डायरेक्टर बनूंगा तो मैं तुम्हें डायलॉग राइटर लूँगा। फिर एक समय ऐसा आया कि जब राज जी को फिल्म मिली घायल एज ए डायरेक्टर और उन्होंने मुझे याद किया और फिर मुझे वो फिल्म एज ए डायलॉग राइटर मिली। घायल से मेरी शुरुआत हो गई। उस टाइम शूटिंग के दौरान क्या राइटर को भी सेट पे बुलाया जाता था? क्या राइटर के कुछ रोल्स होते हैं ऐसा कि सेट पे ऑन शूट कुछ ऐसा उनको करना पड़ता है इंस्टेंट कुछ? देखिए हर डायरेक्टर का ना एक अपना तरीका होता है काम करने का, सबका अपना अपना एक तरीका है। राज जी के साथ, चूँकि राज जी की भी पहली फिल्म थी एज ए डायरेक्टर और मेरी भी पहली फिल्म थी एज ए राइटर, तो राज जी के साथ मैं था तो राज जी के साथ ही था और मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा वक्त रहता था।
मतलब शूटिंग पूरी मैंने अटेंड की उनके साथ सारी फिल्मों में। वो मुझे अपने आसपास ही रखते थे, क्योंकि राज जी के काम करने का ऐसा तरीका है कि वो सेट पे भी काफ़ी कुछ चीज़ें इम्प्रोवाइज़ करते थे। तो अगर सेट पर उन्होंने सीन में कहीं कोई बदलाव कर दिया और उन्हें लगा कि सीन थोड़ा ऐसा भी हो सकता है, तो उन्हें लगा कि अगर सीन ऐसा होता है तो फिर यहाँ पे एक डायलॉग की ज़रूरत भी है। तो राज जी मुझे कभी कभी सेट पे मुझसे डायलॉग मांगते थे और मैं सेट पे ही डायलॉग लिख देता था इंस्टेंट। बिल्कुल, मतलब ऐसा कई बार हुआ है कि मैंने सेट पर ही लाइन लिखी है। तो राज जी का ये तरीका था कि उन्हें राइटर लगता है साथ में, क्योंकि वो लगातार सीन को और बेहतर करने के लिए सोचते हैं। तो उनके साथ तीनों फिल्मों में मैंने ज़्यादा समय दिया, मैं सेट पे उनके आसपास रहता था और सेट के अलावा भी हम बहुत ज़्यादा साथ रहते थे। मतलब उसके बाद की फिल्मों में जहाँ जहाँ डायरेक्टर को लगता है कि कल के शूट पे कई एक्टर हैं तो फिर राइटर का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब कई एक्टर सेट पर होते हैं, किसी एक सीन में कई एक्टर होते हैं, तो सबको कहीं ना कहीं ये रहता है कि सीन में मैं बेहतर कर रहा हूँ या कोई दूसरा ज़्यादा बेहतर कर रहा है, या मेरी लाइन थोड़ी कमज़ोर है, या मेरी लाइन क्यों नहीं है। इस तरह के प्रश्न एक्टरों के मन में होते हैं। तो डायरेक्टर अपनी सहूलियत के लिए राइटर को बुला लेता है। तो फिर कभी कभी हम एक्टरों को कन्विंस भी करते हैं कि इस वजह से आपका डायलॉग यहाँ नहीं रखा है हमने, क्योंकि यहाँ आपका बोलना ठीक नहीं होगा, और ये लाइन इनको इसलिए दी गई है क्योंकि यहाँ पर ये लाइन जस्टिफाई है इनके बोलने की। तो अमूमन ऐसा होता है। तो कभी कभी हम सेट पर होते हैं। दबंग में भी हमने, दबंग 2 में मैं पूरी शूट मैंने अटेंड की है दबंग 2 में, क्योंकि अरबाज ने मुझे कहा ही था कि ये पूरी फिल्म अटेंड करनी होगी तुम्हें। दबंग 3 में मेरा कम रहना हुआ है, दबंग 3 में। तो जब डायरेक्टर की ज़रूरत होती है और उसे लगता है कि मेरी ज़रूरत वहाँ पर है, तो मैं अपनी सेवाएं वहाँ देता हूँ सेट पर। आप सलमान खान के साथ दबंग 1 दबंग 2 दोनों में काम कर चुके हैं, दोनों फिल्में आपने लिखी है। तो जब जैसा आपने बताया कि आप सेट पे भी रहना होता था आपका, तो क्या शूटिंग के दौरान कुछ ऐसे भी इनपुट सलमान खान के साथ काम किया आपने? तो ऑब्वियसली लोगों का कहना है कि वो भी कुछ अपना इनपुट देते हैं इंस्टेंट। तो क्या आपकी लेखनी में उन्होंने भी कुछ इनपुट किया, कुछ डायलॉग्स में इम्प्रोवाइज, या ऐसा करके देखते हैं दिलीप जी ये बेहतर हो सकता है, आपके साथ कुछ ऐसा? नहीं, देखो, अपना दबंग जैसी जो फिल्म है ना, वो फिल्म पूरी मसाला फिल्म है। दबंग मसाला से मतलब है कि जिसमें एक्टर की अदाकारी भी बोले, पंची लाइन भी बोले, डांस भी बोले, तो ये इस तरह की फिल्म है। तो ऐसी फिल्म में इम्प्रोवाइजेशन तो लगातार होता है, और सलमान का अपना तरीका भी है काम करने का कि वो बहुत ज़्यादा सीन पे सोचते रहते हैं, अपनी हर एक्ट के बारे में सोचते रहते हैं, पंच लाइन क्या हो, टाइमिंग क्या हो, ये रहता है। और दबंग में काफ़ी अच्छे इनपुट्स हैं उनके, जो काफ़ी हिट भी हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दबंग में कंट्रीब्यूशन काफ़ी है सलमान खान का, 1 और 2 दोनों में। और 3 में तो स्टोरी राइटर भी वो हैं, 3 में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं इस बात को तो ठीक मानता हूँ, क्योंकि बेसिक क्या है कि स्टार को कंप्लीट अगर हम किसी फिल्म में यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं तो फिर हमारे साथ ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि स्टार के हर अदा को लोग देखते हैं और इसी के लिए पहले तो फिल्म देखने आते हैं। फिल्म उन्हें बाद में अच्छी है बुरी लगती है, पहले तो वो एक्टर ही देखने आते हैं। और सलमान का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, मतलब ये मैं कहूँगा। जैसे आप अगर देखें तो चश्मे का भी जो स्टाइल है वो सलमान का वर्कआउट किया हुआ है, वो बेल्ट का जो घुमाने का है, और काफ़ी लाइनें भी वो बोल देते हैं, मतलब जो अच्छी लगती हैं, लोग सराहते हैं। तो राइटर तो यही चाहता है उसकी चीज़ कामयाब हो, इनपुट्स किसी के भी हों। तो जब भी एक्टर कोई ऐसी चीज़ सजेस्ट करता है जो चीज़ हमारे सांचे में बैठती है और उस कैरेक्टर के साथ जाती है और हमारी कहानी को कहीं डिस्टर्ब नहीं करती है, तो एज ए राइटर उसे स्वीकारना चाहिए, और मैं स्वीकारता हूँ। आपने बड़ी बड़ी फिल्में लिखी, दबंग, दबंग 2, घायल, दामनी, डायरेक्ट भी किया आपने अक्षय कुमार की फिल्म पुलिस फोर्स। तो एक वक्त पे बड़ी बड़ी फिल्में आ रही थी आपकी, फिर अचानक से आप बड़ी बड़ी फिल्मों से दूर हो गए। जैसा कहा जाता है कि नेपोटिज्म किसी को नहीं छोड़ते, क्या आप भी इस चीज़ के शिकार हुए? आप मानते हैं? नहीं, मैं शिकार कैसे कह सकता हूँ, मैं तो एक कामयाब व्यक्ति बैठा हूँ आपके सामने, और मेरे तो परिवार से कहीं कोई भी दूर दूर तक रिश्तेदारी में कोई यहाँ नहीं था, रिश्तों में भी कोई नहीं था। मैं बिल्कुल अकेला आया, बिना किसी लिंक, बिना किसी सोर्स के,
और मुझे ये ऐसा लगता है कि जब आप बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी लिंक के आप किसी कार्य को करते हैं तो उसमें एफर्ट देने के लिए आपको ज़्यादा ऑनेस्ट होना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी होती है, ज़्यादा विश्वास आपके अंदर लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इस लाइन में ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े स्टार्स के अपने भाई या बेटे भी बड़े स्टार होते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं कि लोग जिनका लेना देना कुछ नहीं था पुश्तैनी तौर पे इस इंडस्ट्री से, उन्होंने आकर के यहाँ पर कामयाबी देखी है और बहुत अच्छी कामयाबी देखी है। तो ये तो यहाँ का एक काम करने का एक प्रोसेस है जिसमें आपको जिससे गुजरना पड़ता है। जब तक आप अपनी प्रतिभा को ठीक से लोगों में लाएंगे नहीं, तब तक लोग जानेंगे नहीं। और प्रतिभा लोगों के बीच आए, इसके लिए आपको प्रयास करना होता है, इसे हम संघर्ष कहते हैं। और संघर्ष तो हर फील्ड में है, यहाँ भी है। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं सर, वहाँ पे लोगों की क्या सोच है फिल्म इंडस्ट्री को लेकर? देखो, इंडस्ट्री को लेकर के तो अभी हम अगर शुरू से देखें तो फिल्मी जो दर्शक हैं, देखिए पारिवारिक आदमी फिल्म को उस तरह से लेता है कि चलो यार एक फ़िल्म देख ली जाए, यानी फिल्म उसकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक मनोरंजन है कि चलो। वो भी अगर उसे लगता है कि उसका बजट अलाउ करता है, उसका टाइम है इस 2 घंटे देने के लिए, तो ही वो देखता है। तो जो काम हमारी ज़रूरत नहीं है, जिस काम को हम शौक़ के लिए करते हैं या देखते हैं, उस काम के प्रति हम क्यों ज़्यादा हमारा अंदर प्यार होगा। तो ऐसा नहीं है कोई फिल्मों में आना चाहता है तो घर वाले उसको तिलक विलक करके भेजते हैं, हाँ हाँ तुमने बड़ा अच्छा सोचा है, तो फिल्मों में जाओ। क्योंकि ज़्यादा किस्से तो यहाँ के ऐसे ही निकल के आते हैं कि उसका कुछ नहीं हुआ, उसकी लाइफ ख़राब हो गई, उसका ये हो गया, उसका ये हो गया। ज़्यादा किस्से तो ऐसे ही आते हैं। तो परिवार के लोग थोड़ा सा उसमें वो रहते हैं कि यार ये पता नहीं क्या होगा, भविष्य क्या होगा ऐसे क्षेत्र में। तो उसको नकारात्मकता नहीं कहेंगे, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि शंकाएं रहती हैं इस फील्ड को लेकर के। और अभी तो कुछ दिनों से चर्चाएं बहुत उल्टी सीधी हो गई हैं फिल्मों को लेकर के, हमारी फील्ड को लेकर के। तो उसके लिए थोड़ी सी नेगेटिविटी अभी तो ज़्यादा खड़ी हो गई है लोगों में। तब भी मेरा ये मानना है बहुत अच्छी फील्ड है ये, और आज की फील्ड नहीं है, वर्षों से है। और फिल्मी दुनिया और फिल्मी दुनिया के काम, सिनेमा, संगीत, फिल्में, नृत्य, ये सब हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में इतना रसा बसा है। अगर मैं कहूँ कि आप दूल्हे बन के निकलिए घोड़ी पे चढ़ के, और मैं कहूँ कि बैंड नहीं बजेगा, तो कैसे आप शादी करेंगे, कैसे आप नाचेंगे। और अगर मैं कहूँ बैंड तो बजेगा लेकिन फिल्मी गाने नहीं बजेंगे, तो किन गानों पे आप नाचेंगे। तो आप देखिए कि आपके जीवन के हर रंग में फिल्में शामिल हैं, फिल्मों का संगीत शामिल है। तो इसे हमने स्वीकारा है, लेकिन हमने दिल से नहीं स्वीकारा है, जबकि हमें स्वीकारना चाहिए। और अगर आपके घर में कोई बच्चा फिल्मों की तरफ आना चाहता है, लिखने के लिए, एक्टिंग करने के लिए, कोई और काम करने के लिए, जैसे तुमने एक प्रोफेशन चुना, तुम्हें लगा कि हम कहते ना कि फिल्मों को हम ठीक से प्रमोट करें, अच्छी चीज़ों को लोगों के बीच आने में हम अपना कोई पार्ट प्ले करें, ये भी एक प्रोफेशन, एक फील्ड है जो तुमने चुनी। तो ऐसे बहुत सारे विंग्स हैं हमारे मेकिंग में, फिल्म मेकिंग में। तो मेरा ये कहना है कि परिवारों को और पेरेंट्स को अगर उनको लगता है कि उनके बच्चे में इस तरह के सिम्टम्स हैं और इस तरह की बात उनके मन में है, तो उन्हें मौके मिले, ऐसा उनको सपोर्ट तो करना चाहिए, मुझे लगता है। सर, आपकी जर्नी की कोई ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी जो लोगों के लिए एक मोटिवेशन हो? इसमें मुझे एक बात कहनी है कि जैसा मैंने कहा कि आप जो भी कार्य करने चले हैं, तो पहले तो आपको ये देखना होगा कि उस कार्य करने के लिए आप कितने सक्षम हैं। आज क्या हो गया कि आप ना अपनी योग्यताओं को नहीं आंकते हैं, अपनी क्षमताओं को नहीं आंकते हैं, आप कितने योग्य हैं, आप कैपेबल हैं कि नहीं हैं। आपको लगता है फटाफट आपको सब मिल जाए, जल्दी जल्दी सब मिल जाए। तो ऐसा तो नहीं होता है। जहाँ पे करोड़ों लोग आते हैं, उनमें से 10 लोगों के सपने पूरे होते हैं, 10 लोगों के सर पे ताज होता है। तो ऐसी फील्ड जो आपने चुनी है, सपना जब इतना बड़ा देखा है, तो वो जल्दी जल्दी कैसे हो जाएगा। तो सबसे पहली ज़रूरत है कि आप पहले अपने आप को तैयार करें, अपनी कमियों को ठीक करें, और उन कमियों को ठीक करके आप अपने आप को उस काबिल बनाएं कि जब आप कैमरे के सामने आएँ, या जब आप लिखने के लिए आपको मौके मिलेंगे, जो भी काम आपको करने को मिले इस दुनिया से जुड़ा हुआ, तो आप उस काम में परिपक्व हो जाएं, तो फिर आपका काम बोलेगा। तो ये जल्दबाजी का काम नहीं है, धैर्य का काम है, और धैर्य का काम है। और दूसरा विश्वास का काम है। मतलब मैं अगर कहूँ
तो मेरी शिक्षा भी बहुत नहीं हो पाई, मैं ग्रेजुएशन नहीं कर पाया, और ये मैं बोलता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ। लेकिन मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि मैंने जो किया आप उसे दोहराएं। मैं कहता हूँ कि शिक्षा पहले है, एटलीस्ट आप ग्रेजुएशन तो करें, ताकि किसी को बताने में भी अच्छा लगता है कि क्योंकि अगर मैं यहाँ कामयाब ना होता तो फिर मुझे इस बात का मलाल भी रहता कि मैं पढ़ाई भी पूरी कर नहीं पाया और मैं फिल्मों में भी कुछ बन नहीं पाया, तो ज़िंदगी मेरी थोड़ी बेकार हो जाती। तो मैं कहता हूँ कि मुझसे ये प्रेरणा बिल्कुल न लें कि पढ़ाई पहले पूरी करें, क्योंकि पढ़ाई तो हर फील्ड में काम आती है। तो पहले तो आपकी शिक्षा हो जाती है, शिक्षा के बाद परिवार का सहयोग आप ज़रूर लें, जैसे भी लें आप उसके लिए कोई भी हथकंडा अपनाएं, लेकिन परिवार को अपने साथ जोड़ें, क्योंकि परिवार को जोड़ने से आपका विश्वास गहरा होगा मन में, और आपको ये लगेगा कि आपके परिवार ने अच्छे मन से, खुशी मन से आपको यहाँ भेजा है और वो आपको वहाँ से केयर कर रहे हैं। तो ये भी एक ज़रूरी है, और विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है हमारी फील्ड में, क्योंकि अगर आपके मन में विश्वास नहीं है तो आप बिल्कुल ढुलमुल करके भटकते रहेंगे। विश्वास मन में है कि जो कार्य मैं करने के लिए आया हूँ वो कार्य मैं कर लूँगा, और उस कार्य के मैं लायक हूँ या लायक बन जाऊँगा। तो हमारा ये कहना है कि विश्वास बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस फील्ड में। सर, देखा जाता है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अगर किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होते हैं। तो इंडस्ट्री में बहुत एक शब्द जो है ना चर्चित, वो है गॉडफादर। इंडस्ट्री में गॉडफादर इसका है, इसका नहीं है। तो क्या गॉडफादर होने के फ़ायदे भी क्या हैं और नुकसान भी क्या, दोनों चीज़ होंगे, तो फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, अगर आप देखो, मैं तो ना इस शब्द का भी तुमने पूछा है तो मैं बताऊँगा। मुझे लगता है ना ये शब्द खामखा का क्रिएट किया हुआ शब्द, इस शब्द का कोई मतलब नहीं है। देखिए, एक तो गॉड है, ये मानना पड़ेगा, और फादर है तो हम दुनिया में हैं, राइट। तो जब गॉड भी है और फादर भी है तो फिर गॉड फादर कहाँ से आ गया? सेंस नहीं है, कोई सेंस नहीं है। और मतलब ये है कि अगर कोई डायरेक्टर किसी नए चेहरे को मौका देता है तो उस डायरेक्टर को ये पता है कि इस चेहरे में, इस व्यक्ति में, इस कलाकार में दम है, तो ही मौका देता है। और जो डायरेक्टर मौका देता है उसको भी किसी ने मौका दिया था जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी फील्ड है जहाँ टोटल आपकी प्रतिभा पे टिकी हुई फील्ड है। तो जो भी व्यक्ति किसी को अवसर देता है वो उसमें योग्यता देखता है तो ही देता है। तो न तो वो गॉड हुआ ना फादर हुआ, उसकी ज़रूरत वो चेहरा है, चेहरे की ज़रूरत निर्देशक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस शब्द को मैं पूरी तरह नकारता हूँ। गॉड फादर का कोई मतलब नहीं है, ये खामखा की भ्रांति है यहाँ पर। और अगर कुछ लोग ऐसे बात करते हैं कि यहाँ पे गॉड फादर हो तो ही सक्सेस मिलती है, या मुझे तो कोई गॉड फादर नहीं मिल रहा है, या मुझे कोई गॉड फादर मिल जाए, ये कमज़ोर मानसिकता है और इससे निकलना चाहिए कि आपके पास गॉड भी है और आपके पास फादर भी हैं, तो आप खामखा किसी गॉड फादर को क्यों ढूंढ रहे हैं? मतलब नहीं है उसका। इंडस्ट्री में जो लोग आना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, उन लोग, अगर मैंने भी एक दो इंटरव्यू किसी एक्टर का देखा था जो सक्सेसफुल है, 2-3 साल से वर्किंग है, उन लोगों ने इंटरव्यू में कहा था कि मैंने कहीं से एक्टिंग नहीं सीखी, फिर भी मैं सक्सेसफुल, मुझे एक्टिंग आती है। इस बात से आप कितने सहमत हैं? क्या सच्चाई होती है उनकी बातों में? क्या कोई प्रिपरेशन नहीं होता उनका? देखिए, एक्टिंग जो है ना, मतलब हम कह सकते हैं कि कला से जुड़ी कोई भी बात, कोई भी हुनर है आपके अंदर, वो सब ईश्वर की कृपा से ही होता है। क्योंकि आपके अंदर विचार भी आना, वो भी ईश्वर की कृपा से होता है। अगर मैंने लेखक बनने का विचार मन में आया तो थोड़े सिम्टम अपने आप लेखक के आ गए। तो सबसे पहले कि ईश्वर की कृपा से आपके अंदर प्रतिभा आती है। और एक्टिंग में ये है कि टेक्निकली थोड़ा ज्ञान तो होना चाहिए। फिल्म एक्टिंग की एक अपनी तकनीकी है, तो उसके लिए कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी संस्थान, कोई भी टीचर, कोई भी गुरु तो लगता है, और मुझे लगता है उसकी ज़रूरत भी है। तो वो ना आपको तकनीकी तौर पे चीज़ों को सिखा सकता है, और वो सीखना ज़रूरी भी हो जाता है। और उसके बाद तो फिर आपका लगातार प्रयास में रहना काम करने के, और लगातार काम करने में आपके अंदर निखार आता है। अगर आप देखें तो बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जिन एक्टरों की अगर आप पूरी यात्रा देखें, फिल्मी यात्रा, तो शुरुआत की फिल्में देखें और बाद में उन्हें आप देखें तो बहुत फ़र्क पाएंगे कि धीरे धीरे उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया। जैसे मैं अक्षय कुमार की बात करूं कि अक्षय कुमार को शुरुआत में देखें और अभी धीरे धीरे देखें अक्षय कुमार की पूरी जर्नी। अपना मिथुन दा को आप देखें, मिथुन चक्रवर्ती जी को आप देखें, तो बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने शुरुआत में उतने अच्छे परफॉर्मर नहीं थे वो, लेकिन धीरे धीरे उनमें निखार आता गया। तो काम करते करते आप निखरते जाते हैं। तो मुझे लगता है कि
सीखने सिखाने के मौके तलाशने चाहिए और सही लोगों के बीच जाना चाहिए, वो आपको हेल्प तो रहती है। बाकी एक्टिंग एक तो ईश्वर की दी हुई चीज़ है ये, और बाकी अनुभव में धीरे धीरे आप निखरते हैं और धीरे धीरे आप और अच्छे एक्टर बनते जाते हैं। आने वाली प्रोजेक्ट की बात करें तो सर आपकी कलम से क्या कुछ आने वाले हैं अभी? पता नहीं, ये OTT ने आके ना बड़ा कंफ्यूज कर दिया है, मतलब सही बताऊं, मतलब मुझे तो कर दिया है, मतलब कहते हुए, क्योंकि मैंने अभी तक फिल्में ही लिखी हैं, मैंने अभी तक कोई TV शो नहीं लिखा है, मैंने अभी तक कोई वेब सीरीज़ नहीं लिखी है। क्योंकि मेरे मन में जब मैं कहानी सोचता हूँ तो मुझे दर्शक दिखते हैं, मुझे बड़ा स्क्रीन दिखता है। और मेरा मानना है कि सिनेमा जो है पहले आँखों के लिए, बाद में कानों के लिए है। तो आँखों को देखने के लिए बहुत सारे ऐसे दृश्य भी हम सोचते हैं जहाँ संवाद नहीं होते हैं, सिर्फ दृश्य बोल रहा होता है और बैकग्राउंड म्यूज़िक बोल रही होती है, इफेक्ट बोल रहे होते हैं। जो OTT में, छोटे मोबाइल में हम क्या इफेक्ट को महसूस करेंगे, क्या हम दृश्य को महसूस करेंगे? तो एक तो ये हो गया है। दूसरे से हो गया है कि एक होड़ लग गई है कंटेंट को बेचने की, और जो कंटेंट, जो भी चीज़ चल पड़ती है, 50 लोग उसी चीज़ को बनाने लगते हैं। मैं जिस तरह का राइटर हूँ, मैं थोड़ा सा फीलिंग के साथ लिखता हूँ, मैं थोड़ा सा दिल से लिखता हूँ, मैं थोड़ा सा ओरिजिनल राइटर हूँ। तो मुझे ना उस व्यवस्था में अपने आप को बिठा पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और काम भी ऐसे ही ऑफ़र होते हैं कि फ़ला सीरीज जैसा लिख दो, फ़ला जैसा कुछ लिख दो। तो मैं ये सोचता हूँ कि यार एक बार वो चीज़ बन गई, अब उसके जैसा मैं लिखूँ, मतलब उसी के जैसा लिखने के लिए मैं अपनी तरफ से क्या लिखूँ फिर? तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और तो अभी थोड़ा सा मैंने इन दिनों 2-3 स्क्रिप्ट बनाई हैं जो फिल्मों के लिए ही हैं, और अभी स्क्रिप्ट बन गई हैं। अब मैं उनको एक्टर और मेकर्स के बीच शेयर करूंगा, और बात बनेगी तो फिल्में जल्दी फ्लोर पे जाएंगी और बनेंगी। आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया सर। द फिल्मी चर्चा में आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। बहुत धन्यवाद। आखिरी में सर 2 सवाल हम फैंस के लेंगे। सर सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूँगा आपको और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारी इंडस्ट्री को, हमारे देश को इतनी अच्छी अच्छी फिल्में दी, यादगार फिल्में दी। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल का जो टाइम है, ज़्यादातर 2010 के बाद, उससे पहले भी काफ़ी फिल्में ऐसी आई हैं, लेकिन 2010 के बाद ये सिलसिला थोड़ा ज़्यादा गंभीर हो गया है कि साउथ इंडिया से हो गया, या कोरियन फिल्में हो गई, या हॉलीवुड से हो गई। तो सर आप जैसे इतने अच्छे राइटर होने के बावजूद भी क्या बॉलीवुड की क्या मजबूरी है कि वो फिल्मों को कॉपी कर रहे हैं, वहाँ की बनी बनाई फिल्मों को यहाँ पे उतारा जा रहा है? इस चीज़ से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखो क्या है कि अपना, मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म जो है वो कहानी जब चुनी जाती है ना, तो कहानी की समझ होनी चाहिए कि ये कहानी वर्क करेगी नहीं करेगी। उसके बाद में कहानी का जो स्क्रीन प्ले बनता है, वो स्क्रीन प्ले की भी एक समझ होनी चाहिए, ये स्क्रीन प्ले वर्क करेगा नहीं करेगा। तो इसमें ना बहुत सारे डाउट्स लोगों को रहते हैं, पता नहीं ये कहानी नई है, लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, पता नहीं ये स्क्रिप्ट वर्क करेगी नहीं करेगी। ये डाउट ना डायरेक्टर को भी रहता है, प्रोड्यूसर को भी रहता है, और एक्टर को भी रहता है। तो हो क्या जाता है कि बनी हुई चीज़, जो कामयाब चीज़ जो है, साउथ की कोई फिल्म है, वो बनी है, कामयाब है, उसमें स्टार ने परफॉर्म किया है, तो एक्टर देखता है, उसको फिल्म पूरी पूरी देखने को मिलती है, वो देख रहा होता, हाँ ऐसा ऐसा मैं लगूँगा। मेकर सोचता हाँ ये तो हिट फिल्म है, इसको ऐसा ही बना देते हैं। तो कहने का मतलब एक रेडीमेड चीज़ है, और रेडीमेड चीज़ पे लोग थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और उस चक्कर में उस चीज़ को बनाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं वो कामयाब हो, बहुत सारी फिल्में फ्लॉप भी हो जाती हैं। लेकिन सर सवाल यहाँ पे ये उठता है कि हमारा बॉलीवुड जो है वो देश के सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या ऐसे में रीजनल फिल्मों को या बाहर से उठाई गई फिल्मों को कॉपी करना ये अच्छी बात है? देखिए, रीजनल फिल्मों को तो आप बना सकते हैं दोबारा, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भारतीय सिनेमा है तो वो किसी भी राज्य, किसी भी स्टेट, किसी भी कल्चर को आप लेके बना सकते हैं, वो बनाया भी गया है। जैसे बात करूं तो नदिया के पार जो फिल्म थी वो सूरज जी ने दोबारा बनाई और वो कामयाब रही, मतलब जबकि वो ओरिजिनल थी, अवधी भाषा में फिल्म थी। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन बाहर की फिल्मों को रीमेक करना मुझे ऐसा लगता है वो ठीक नहीं है। और मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ कि मतलब ओरिजिनल कहानी, मौलिक कहानी, नई कहानी के साथ काम करना चाहिए, लेकिन विश्वास कमज़ोर है लोगों का। दरअसल लोग कामयाब चीज़ को बना देना चाहते हैं दोबारा, बजाय किसी नई चीज़ में प्रयोग करने के, रिस्क लेने के, इसलिए लोग ऐसा करते हैं। श्योरिटी क्वेश्चन ये है आपसे कि एज अ राइटर
एक एक्टर के अंदर कौन से गुण देखते हैं आप? देखिए, एक्टर का सबसे पहले तो एजुकेटेड होना ज़रूरी है, शिक्षित होना ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा है तो आप बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद इम्प्रोवाइजेशन एक होता है कि आप किसी चीज़ को देख करके उसे जब्त कैसे करते हैं, उसे महसूस कैसे करते हैं। इम्प्रोवाइजेशन की भी एक क्वालिटी एक्टर में होनी चाहिए। और दूसरा मैं कहूँगा सबसे गहरी बात है कि आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप लगातार हर चीज़ को सीख भी पाएंगे, हर चीज़ में आप आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। बहुत सारे लोग प्रतिभाशाली होते हैं लेकिन विश्वास में कमज़ोर होते हैं। तो विश्वास पहले, और सीखने की क्षमताएं साथ साथ, और एजुकेशन, इन सब चीज़ों का तालमेल एक एक्टर में होना चाहिए।